गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसकी वैल्यू होती है 10C2। कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम देखेंगे आज की क्लास में। कि कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, हम ये देखेंगे कि जैसे कि अगर आपके पास मान लो कोई पॉलीगन है जिसमें 5 साइड्स हैं, फाइव साइडेड पॉलीगन है, तो उसको थोड़ा हम समझते हैं और अच्छे से। मान लो कि कोई 5 पॉइंट है। हाउ डू यू फॉर्म ए 5 साइडेड पॉलीगन? सो फर्स्ट यू हैव 5 पॉइंट्स। आप इसको ऐसे सोचो जैसे मैं बता रहा हूं आपको। 5 पॉइंट्स है, मान लो A, B, C, D, E। ये 5 पॉइंट है और ऑब्वियसली ये कोलिनियर नहीं है, मतलब लाइन पे लाइन नहीं करते हैं। ठीक है ना? नो 3 ऑफ द पॉइंट्स, the 3 points are such that no 3 of them lies on a line। तो बच्चों अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे, किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करोगे, इन 5 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने ए और बी को कनेक्ट कर लिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू यू हैड 5 ऑब्जेक्ट्स एंड यू सेलेक्टेड ए बी। देन आप ए सी को कनेक्ट करो, ए सी, फिर एडी को सिलेक्ट करो, एडी को कनेक्ट करो, एडी, फिर आप एई को कनेक्ट करो, एई, फिर बी से सी को कनेक्ट करो आप। ये 5 हो गए, 5। फिर बी सी, फिर आप बी डी को कनेक्ट करो। आई एम मेकिंग ए टावर। आई हैव ए बी सी डी ई, ए बी, ए सी, ए डी, ए, बी सी, बी डी, बी। Keep in mind, like this I am doing. So BC, BD and BE. BC, BD, BE. ये बच्चों 4 है। फिर उसके बाद से मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर C को लूंगा मैं, तो CD, फिर CE, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर बच्चों लास्ट में DE। तो बच्चों देखो इस तरीके की सिचुएशन बन गई। बच्चों अच्छे से समझो इसको। तो बच्चों 4 + 3 + 2 + 1, और यही बच्चों इसी को बोलते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू 5C2। ये किसकी वैल्यू थी बच्चों? ये बच्चों वैल्यू थी 5 में से अगर आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे 5C2, तो क्या आता है आपको पता है? 5 × 4/2 × 1, 10। और इसको भी देखो, ये भी 10 आएगा, 10 ही आएगा। इसको जब ऐड करोगे तो आएगा एंड सम ऑफ द 4 नेचुरल नंबर, तो क्या होता है 4 × 5/2। तो देखो दोनों चीजें सेम हो रही हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये टोटल तो 10 तरीके से आप किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव बीन गिवन 5 पॉइंट्स। बट ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, they form a
पेंटागन, ये साइड्स बन गई, साइड्स। जो बच गया बच्चों वो हो गया डायगोनल। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 5c2 minus 5, that is 5 into 4 by 2 into 1 minus 5, ठीक है ना? तो इन जनरल बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? अगर n वर्टिसेस है तो nc2 minus n, सो n into n minus 1 by 2 minus n, और ये फाइनली आ जाएगा n into n minus 1 minus 2n upon n, और बच्चों n को कॉमन ले लेंगे तो n into n minus 3 by 2, तो n minus 3 by 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा n into n minus 3 by 2। This is one of the application of the combination। एक और बात बच्चों बताता हूं, मान लो बच्चों कोई क्राइम केस है, देयर इज ए क्राइम केस। तो क्राइम केस में क्या होता है बच्चों? हु डिड द क्राइम, टू नो दिस, जो पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होता है बच्चों, वो क्या करता है, पूरे मामले को ऑब्जर्व करने के बाद से उसे लगता है कि द पर्सन ए इज द सस्पेक्ट नंबर 1। अभी वो बच्चों क्रिमिनल नहीं है, वो ही इज नॉट ए क्रिमिनल। कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम का पता करना है कि हु डिड द क्राइम, तो उसमें कुछ सस्पेक्ट होंगे बेस्ड ऑन द सीन ऑफ द क्राइम। क्राइम जो है सीन किसी की तरफ इंडिकेट करेगा कि इसने ये क्राइम किया होगा। तो मान लो सस्पेक्ट नंबर 1 ए है, पुलिस उसके पास जाएगी, उससे बातचीत करेगी, तो वो किसी पर्सन का नाम लेगा बी, फिर बी के पास पुलिस जाएगी, वो पर्सन सी का नाम लेगा, फिर सी के पास पुलिस जाएगी, सी डी का नाम लेगा, डी जो है ई का नाम लेगा, ई हो सकता है ए का नाम ले, ई हो सकता है बी का भी नाम ले, डी हो सकता है बी का भी नाम ले, सी हो सकता है ए का भी नाम ले ले। तो बच्चों देखो ये हर जगह एप्लीकेशन इसका है। और बच्चों इसमें जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी वो कुछ देखो पॉलीगन जैसा ही हो गया और डायगोनल जैसा ही हो गया, और उस बंदे के क्रिमिनल होने का चांस ज्यादा होगा। अब बी ने ए का भी जिक्र किया, सी ने भी ए का जिक्र किया, डी ने भी ए का जिक्र किया, ई ने भी ए का जिक्र किया। ए का जिक्र बार बार आ रहा है, अगेन एंड अगेन। तो चांस इस बात का बहुत हाई है कि ए इज द रियल पर्सन। तो बच्चों ये सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये ऐसे ही नहीं स्टडी किया जाता है, देयर आर ह्यूज एप्लीकेशन। और ये आपने देखा एक ज्योमेट्री का एग्जांपल जहां पे हम कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको और सब बता देता हूं बच्चों, जहां पे आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। मान लो किसी पार्टी में पांच लोग हैं, 5 पीपल, और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक। हैंडशेक करते हैं। तो बच्चों ए बी से हाथ मिलाएगा, तो ए और बी के बीच में एक हाथ मिलेगा, बी और सी के बीच में मिलेगा, सी और डी के बीच में मिलेगा, डी और ई के बीच में मिलेगा, और ई और ए के बीच में मिलेगा, ए और डी के बीच में मिलेगा। Is it not equivalent to all the possibilities of connecting? It is equivalent to A, B, C, D, E
कुल कितने तरीके से आप दो लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वन पेयर, ये ये दोनों के बीच में वन हैंडशेक ऐसे होगा। सो द आंसर वुड बी 5C2। कुल कितने हैंडशेक हुए, और ए बी से हाथ मिला रहा है या बी ए हाथ से मिला रहा है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो 5C2 हैंडशेक वुड टेक प्लेस, दैट इज 10। 5 लोगों के बीच में 10, 2 लोगों के बीच में 1। अगर 2 लोग हैं ए और बी, तो कुल कितने हैंडशेक होंगे, जितना लाइन सेगमेंट ए बी होगा। तो देखो, प्रॉब्लम को आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट कर रहे हो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन में बच्चों ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर होता है बच्चों। अगर मान लो 5 ऑब्जेक्ट को एक लाइन, 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को, मान लो 5 बच्चों लोग हैं, उनमें से 2 लोगों को लेकर के उनका एक क्यू बनाना है, या 5 लोग हैं, 5 पीपल आर देयर, और उनमें से 5 लोगों में से बच्चों 2 लोगों को चूज करना है और किसी एक को बनाना है बच्चों टीम लीडर। किसी एक को मान लो बनाना है टीम लीडर, क्या बनेगा, 2 लोगों में क्या टीम बनेगा। मान लो 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है और किसी कंपनी का बच्चों मान लो सीईओ बनाना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरे को बनाना है असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बच्चों इस पोस्ट के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, 5। और when this selection has been made by any one of these 5 ways, how many possibilities are there for this post? 4. So 5 into 4, 20. ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ए को आपने बना दिया सीईओ और बी को बना दिया आपने ए सीईओ। तो ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए, क्योंकि बी ए में तो ए बी और बी ए सेम नहीं है बच्चों। ए सीईओ, बी इज ए सीईओ, और बी ए में क्या होगा, बी सीईओ एंड ए सीईओ इज ए। तो इसलिए यहां पे ऑर्डर नेचुरली आ जाएगा बच्चों। अच्छा, हैंडशेक वाली प्रॉब्लम जो अभी मैं बात कर रहा था बच्चों, उसको आप एक और तरीके से देख सकते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, 5 लोग हैं, 5 में से मान लो कोई पर्सन ए है। ए ने क्या किया कि देखा कि ए ने देखा कि मैं कितने लोगों से हैंडशेक कर रहा हूं, तो ए बच्चों हैंडशेक करेगा 4 लोगों से। फिर बी ने देखा कि बी कितने लोगों से कर रहा है, बी भी 4 लोगों से करेगा। सी कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, 4 लोगों से करेगा। डी भी 4 लोगों से करेगा, ई भी 4 लोगों से करेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ए भी 4 लोगों से, बी भी 4 लोगों से, सी भी 4 लोगों से, डी भी 4 लोगों से, ई भी 4 लोगों से, तो कुल कितने हैंडशेक हुए, 5 into 4, 20। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ए का बी से हैंडशेक करना और बी का ए से हैंडशेक करना, ये 2 बार काउंट हुआ है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज अगेन 10। तो बच्चों इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत मजेदार प्रॉब्लम है ये, बहुत मजा आता है इनको करने में, फन है ये, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। ठीक है, तो बच्चों नाउ सो दैट n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और साथ साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिया यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये हमारा प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n+1 माइनस r फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड लेके चलो, तो NCR प्लस NCR माइनस 1। अभी बच्चों इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाने जा रहा हूं मैं इसको। आप लोगों को पता है कि ये तो सिर्फ फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले के पीछे जब उसको हम रियल लाइफ से जोड़ेंगे ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बताएगा ये। तो इसको जब ऐड करोगे बच्चों, तो n फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। आपको ये सब पता है। फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। और बच्चों इसका एलसीएम लेंगे अब। तो यहाँ पे देखो r, देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये एक तरीके से है 10 फैक्टोरियल, तो ये है 9 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का बच्चों एलसीएम जो लोगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल। और n माइनस आर में और n माइनस आर प्लस 1 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। यहाँ पे इसको लिख लो n माइनस आर प्लस 1 लिख लो। अब बच्चों बारी आएगी, जैसे कि देखो आप समझते हो ना, 3/4 प्लस 5/6 को आप करते हो, तो यहाँ पे एलसीएम क्या लेते हो? 12 लेते हो ना। और फिर 4 को 12 से डिवाइड करते हो, 3 आता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 6 2 बार में जाता है 12 के साथ, और फिर 2 इंटू 5 करते हो। ये सब पता है ना प्रोसेस आपको, दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यही वाला फिलॉसफी यहाँ पे लगेगा। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखो अब इसको डिवाइड करो, इससे इसको मतलब इससे डिवाइड करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस आर प्लस 1 अपन n माइनस आर आएगा। और फैक्टोरियल n बच्चों कॉमन है, तो इसको तो कॉमन ही ले लो, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो इसको बच्चों लिख सकते हो, अच्छा आप 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो इसको लिख लो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इससे इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस, मैं थोड़ा थोड़ा इधर राइट हैंड साइड में लिखता भी रहूंगा इसके बारे में। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? ठीक है, गुड। अब इससे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो इससे, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा फैक्टोरियल आर अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आएगा, इसको लिख लो आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ आर बच गया, तो सिर्फ यहाँ पे आर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार आपको मिल गया, और ये आर से आर कैंसिल हो गया, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, और ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये बच्चों ये और ये सेम हो गया, सो देयरफॉर आप देख सकते हो कि यहां से बच्चों प्रूफ हो गया फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड प्रूफ की बात करेंगे अब। इसी का बच्चों सेकेंड प्रूफ, बहुत मजा आएगा सेकेंड प्रूफ में। फर्स्ट का भी देखो अपना इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इज ए प्योर एलजेब्रा। सेकेंड थोड़ा सा बच्चों इंट्यूटिव एग्जांपल हम लेंगे, इंट्यूशन और इंट्यूटिव एग्जांपल। इंट्यूटिव एग्जांपल बच्चों वो होता है एग्जांपल जो हमको समझ में आए, जो हमको दिखे। बच्चों मैथ्स इज ऑल अबाउट, यू कैन से, हैविंग ए इंट्यूशन एंड प्रूविंग इट। ठीक है ना? इंट्यूशन बच्चों आपको आगे आपको एक पॉसिबिलिटीज की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो कई बार पॉसिबिलिटीज गलत भी होती हैं, तो उसको आप प्रूफ करते हो फिर। तो इंट्यूशन प्लस पॉसिबिलिटीज, इंट्यूशन मींस पॉसिबिलिटीज आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा कि यहाँ यहाँ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वहां पे आपके पास आइडियाज जनरेट होंगे, और उन आइडियाज को प्रूव करोगे मैथमेटिक्स का यूज करके, रिजल्ट्स का यूज करके। तो फिर आप उस डायरेक्शन में, among the many possibilities, some of the possibilities would be practical
पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, उस डायरेक्शन में आप बढ़ जाओगे। ठीक है ना। और तो इंट्यूटिव एग्जांपल एक लेने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा फीलिंग आए, समझ में आए। एक्चुअली यहाँ पे तो देखो सब कुछ फार्मूला 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 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। तो देखो बच्चों, मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनो। मान लो देयर आर n+1 people, n+1 people है, टू चूज आर पीपल। n+1 में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा बच्चों, आपको पता है n+1 चूज आर। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि इसको कई तरीके से लिखा जाता है, इसको मैं रफ में यहाँ पे बता देता हूँ, आप कहीं नोट कर लेना इसको। 10C3 है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C10,3, और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं 10 choose 3, ऐसे। तीनों का मतलब एक ही है, जान लेना। मैं खुद ही कभी कभी ये यूज करूंगा, कभी कभी ये यूज करूंगा, अभी तो नहीं यूज करूंगा मैं। व्हेन आई विल मेक ए पेपर, ये बच्चों मैं यूज करता हूँ जब मुझे एक लाइन में कहीं आ गया 10C3 लिखते समय, देयर आर 10C3 वेज। ठीक है ना, तो ये मैं यूज कर लूंगा क्योंकि लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये, नहीं तो ये फिर क्या करेगा, लाइन को थोड़ा गड़बड़ कर देगा ये, या ये तो और ज्यादा गड़बड़ कर देगा। फिर मुझे अगर ये बोलना होगा प्रूव दैट, तो अब ये अलग खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन हो गई, NCR इज इक्वल टू NCN-R की। तो यहाँ पे तो कुछ भी यूज कर लो, ये यूज कर लो या ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये अपना अपना इनका महत्व है, और वो आप तब समझ में आएगा आपको जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम होता है, जब हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बनाते हैं बच्चों। और बच्चों आप लोगों को पता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है? वाई हैंड राइटिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस तो है, बट वाई देयर इज ए रोल ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर मैंने मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ कोई लेटर लिखा हुआ है मान लो बच्चों, तो उस लेटर को कई बार क्या होता है, हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है बच्चों, कोई यूनिवर्सल चीज नहीं होती है, सबकी अलग अलग हैंड राइटिंग होती है। तो किसी चीज को मान लो मैंने ये लिखा है ए, तो किसी को अल्फा दिखेगा, ये अल्फा में और ए में कोई अंतर नहीं आएगा कई बार, समझ रहे हो ना। या कई बार कुछ लिखा हुआ है, मान लो पी लिखा हुआ है, किसी को बी जैसा दिखेगा। तो इसलिए देयर इज ए रोल ऑफ, यू कैन से, टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड एंड टाइपिंग। ये अब ये सबको ए दिखेगा, ये सबको बी दिखेगा, समझ में आ रही बच्चों बात। तो इसलिए देयर इज ए रोल ऑफ प्रिंटिंग। मैं आपको बता रहा हूं कि इवन मशीन कैन नॉट completely read a handwriting. So how a human can clearly, all humans can read. If someone is writing A, many people may mean many things, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जैसे कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन जो चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ, प्लस किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ भी लेगा, और हमारी इस तरीके से स्पीड बहुत मेंटेन है। अगर मैं कीबोर्ड का यूज करूं एंड आई राइट एवरीथिंग, ठीक है ना, यूजिंग कीबोर्ड, सो दैट इज ए आइडियल सिचुएशन, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन वो नहीं है। वी विल बिकम स्लो, एंड समटाइम्स स्पीड मैटर्स मोर देन यू कैन से परफेक्शन, ठीक है ना। स्पीड मैटर्स अ लॉट। और बच्चों यहां से हमको ये सीखने को मिलता है, मैं आपको बता दूं कि बच्चों अगर मान लो, आप मान लो बच्चों चैप्टर 1 आपने पढ़ा था सेट्स, चैप्टर 2 पढ़ा था आपने रिलेशन एंड फंक्शन एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर मान लो कई बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो ये सोचते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा मैं ग्रिप बनाऊंगा, पूरा कमांड बनाऊंगा, और तब जो अगला चैप्टर आएगा तब उसको मैं फिर पढ़ूंगा।
जैसे मान लो बच्चों मैंने चैप्टर 1 करा दिया और फिर चैप्टर 2 पे अब आ रहा हूं, तो कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि चैप्टर 1 तो हो गया, अब चलो इस पे 3-4 दिन जो है चैप्टर 2 को अटेंड नहीं करते हैं, पर इसी पे पूरा रिसर्च करते हैं, और जब ये क्लियर हो जाएगा तब इस पे हम आएंगे। ये बच्चों अच्छी स्ट्रेटजी है? आप कोई बताएगा इज दिस अ गुड स्ट्रेटजी? टेल मी, लेट मी नो, गुड और बैड, बताओ। दिस इज a question which concerns to all of you. बैड है, क्यों है? क्योंकि बच्चों इस चैप्टर 1 पे जब आप रुके रहोगे तो पहली बात तो ये बहुत क्लियरली समझ लो कि मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर आइसोलेटेड नहीं है, आइलैंड की तरह नहीं है कि एक आइलैंड ये है और ये आइलैंड 2 है और दोनों में कोई लिंक नहीं है। चैप्टर 1 को समझने के लिए होता है चैप्टर 2 की कुछ बातें यूज होती है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समझने के लिए होता है चैप्टर 3 की कुछ बातें यूज होती हैं। तो इसलिए किसी एक चैप्टर पर रुक करके और पूरा परफेक्शन का वेट करना जो कि कभी नहीं आएगा, दैट इज नेवर गोइंग टू कम, बिकॉज चैप्टर 1 इज नॉट इंडिपेंडेंट, चैप्टर 1 मे बी कनेक्टेड विद सम अदर चैप्टर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स में भाई कोई चैप्टर ऐसा क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हो जो किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड ना हो? तो स्टार्ट बच्चों वहीं से किया जाता है जो किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये रिलेटिव है, कम कनेक्टेड चैप्टर से स्टार्ट किया जाता है जो किसी और चैप्टर से कम कनेक्टेड हो, लेकिन 100% आइसोलेटेड होगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बच्चों अब क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? तो आप चैप्टर 1 को पढ़ रहे हो, टीचर ने आपको जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, अगर आपको 90% समझ में आ गया बी हैप्पी, 80% समझ में आ गया बी हैप्पी, गो टू चैप्टर 2, डोंट वेट फॉर परफेक्शन टू कम एंड देन मूव फॉर द चैप्टर 2, गो विद द क्लास, गो विद द स्पीड। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो 5 डेज क्लास चली चैप्टर 1 की और 5 डेज मान लो चैप्टर 2 की क्लास लगी, आपने 10 डेज अटेंड किया क्लास, इसमें 80% मान लो आपको समझ में आया और इसमें भी 80% ही समझ में आया, और एक बच्चे ने मान लो जो है 10 दिन इसमें लगा दिया पहले में, तो 90% को समझ में आ जाएगा। अब इसलिए ज्यादा समझ में आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर दूसरे में आएगा बच्चों, तो मान लो उसमें जो है 85% समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि जब इसी तरीके से चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करते करते जब आपके 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, और जब टेस्ट होगा तो बच्चों उस बच्चे का परफॉर्मेंस ज्यादा फार बेटर होगा जो स्पीड के साथ चल रहा था, और ये तो पीछे ही बना रहेगा हमेशा। कभी इसका सारा चैप्टर जब जब क्लास में 10 चैप्टर चल रहा होगा तो उसका 5 चैप्टर तैयार होगा, और जब 10 चैप्टर का टेस्ट होगा तो ये 5 चैप्टर में खूब अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन 10 चैप्टर के जो टेस्ट है सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बाकी तो ये पूरा छोड़ देगा कंप्लीटली। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए बच्चों और एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, ऐसा नहीं है, मान लो किसी प्लेस पे बच्चों, मान लो मैं आपको बता रहा हूं व्हाई स्पीड मैटर्स मोर देन परफेक्शन मेनी टाइम्स, not all the times obviously, but during our studies this matters। आप आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ने से क्या होगा कि आपके पीछे पीछे वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, जो 80% पे आपने छोड़ा हुआ है, जिनको 70% पे छोड़ा हुआ है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 जब आप कर रहे होगे, तो वो 80 से वो 85 की तरफ अपने आप चले जाएंगे, आपको ले भी जाने की जरूरत नहीं है, बिना किसी एफर्ट के वो 80 से, जिस 80 को आप 90 बनाने के लिए आपने 5 डेज एक्स्ट्रा लगाया, वो आराम से 90 तक पहुंच जाएगा बिना कुछ किए, दिमाग में वो काम चलता रहेगा, मेंटल प्रोसेस वो चलता रहेगा। तो बच्चों इसलिए क्लास के साथ चलो, थोड़ा सा कम समझ में आता है, देखो कभी भी जो जो किसी एग्जाम को टॉप भी करते हैं उनको क्या वो सब्जेक्ट 100% आ गया है? नहीं, ये समझो बच्चों, रिलेटिवली दे आर डूइंग बेटर एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो देखो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दिया, मैं उसको और एग्जांपल से मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, लेकिन मैं अब उधर उस एग्जांपल की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, अब आई एम रिटर्निंग बैक टू दिस। तो बच्चों लेकिन मेरे पास प्रूफ है हर एक चीज का जो मैं बोलता हूं।
और कम से कम जो मैथमेटिकल बातें मैं बोलता हूँ और आपकी स्टडी से रिलेटेड जो बातें बोलता हूँ, कई बार मैं थोड़ा नॉन सीरियस भी होता हूँ, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल साइंटिफिकली कनेक्टेड होती हैं, जिसका मेरे दिमाग में प्रूफ होता है। तो बच्चों देखो, इफ n+1 people are there and to choose r people out of this n+1 people, तो बच्चों n+1 में से r लोगों अगर आपको चूज करना है तो लेफ्ट, ये बिल्कुल अभी आपने देखा था n+1 cr होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मान लो बच्चों इसी में से कोई पर्सन है जिसका नाम है रमेश, n+1 लोगों में से एक पर्सन है जिसका नाम है बच्चों रमेश, नाम है उसका। अब राइट हैंड साइड ले लो, दो केस बनाओ। जो आर लोग चूज किए गए हैं उसमें रमेश बच्चों प्रेजेंट है, इंक्लूडेड है, और दूसरा आर रमेश इज एक्सक्लूडेड। दो ही केस बनेगा। तो बच्चों रमेश इंक्लूडेड, रमेश एक्सक्लूडेड। तो बच्चों नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमेश इंक्लूडेड है, तो बच्चों अब n+1 लोग हैं, n+1 लोग हैं, और आपको बच्चों मान लो रमेश को हटा देना है, रमेश को ग्रुप आर लोगों के ग्रुप में शामिल ही नहीं करना है, तो रमेश को निकाल दो। कितने लोग बच गए? n। अब उन n में से आर लोगों को सिलेक्ट कर लो, NCR प्लस। अब आप क्या करो कि जो n+1 लोग हैं उनमें से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें रमेश तो होना ही होना चाहिए। तो इस बार भी क्या करोगे, रमेश को अलग कर लोगे, तो n लोग बच जाएंगे। रमेश को अलग कर लिया, और अब n लोगों में से r-1 लोगों को सिलेक्ट कर लो, और जो सभी r-1 लोग सिलेक्टेड है ना उनमें रमेश को शामिल कर लो। तो जितने तरीके से r-1 लोग सिलेक्ट किए गए हैं n लोगों में से, सब में आपने रमेश को जाकर के ऐड कर दिया फाइनली। तो नंबर में अफेक्ट, नंबर को तो अफेक्ट तो करेगा नहीं, तो ये आ जाएगा। तो देखो यहां से फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या आ गया? NCR इज इक्वल टू n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। कई बार इसको बच्चों हम ऐसे भी इस रिजल्ट को लिखते हैं, NCR इज इक्वल टू n-1 CR-1 प्लस n-1 CR। मतलब वही है बच्चों, यहाँ पे बिगिनिंग में n लोग दिए गए हैं और यहाँ पे हमने n+1 ले लिया, जिससे कि फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा लुक इसका बेटर हो, ब्यूटीफाई कर दिया इसको मैंने। क्या बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया सबको? मुझे बताओ एक बात, डिड यू गेट दिस इंट्यूटिव एग्जांपल, intuitive illustration? How many of you get it? Just let me know whether you get it or not. चलो मैं फिर से समझा देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखो मान लो बच्चों 10 people आर देयर, या पांच लोगों को ही ले लो, ABCDE हमारा जो एग्जांपल है, एंड आई वांट टू सेलेक्ट 3 persons, सो एन चूज 3 person। तो 5C3 किसके इक्वल होगा बच्चों? 5C2 प्लस 4C2, सॉरी 4C2 प्लस 4C3 के इक्वल होगा, एज पर दैट रिजल्ट अभी जो मैंने बोला था। यहाँ पे बच्चों कुल 5 लोग हैं, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट क्या बनाया था कि अगर बच्चों n+1 लोग हैं तो n+1 में से r लोगों को सिलेक्ट करना, n+1 CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। तो इसी को जब यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, 5 लोग हैं तो 5C3 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू 4C2 5 में से 1 घटा दो, और फिर यहाँ पे 3 ही ले लो और यहाँ पे 3 में से 1 कम कर लो, ये मतलब है। तो बच्चों इसको चलो इंटरप्रेट करो, इन्हीं 5 लोगों में से बच्चों मान लो ये जो है हमारा जो A है, अब मैं 5 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूं, A एक्सक्लूडेड, A इज एक्सक्लूडेड, पहला केस है। तो अब बस कितने गए?
बी सी डी ई, 4 लोग हो गए। अब ए को एक्सक्लूड कर दिया बच्चों, बिल्कुल निकाल दिया। अब इसमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? 4C3, 4 वेज से। आप देख लो, बी सी, मतलब चलो मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूं। नंबर 2, ए को इंक्लूड कर लो, एज इंक्लूडेड। तो ए को बच्चों कैसे इंक्लूड करोगे? ए को अलग रख लो। तो फिर 5 लोगों में से बच गया बी सी डी ई, 4 लोग बच गए। बी सी को ले लो, बी डी को ले लो, बी को ले लो, सी डी को ले लो, सी को ले लो, सी और ई को ले लो, डी को ले लो। तो ये हो गया बच्चों 4C2, 4C2, और यहाँ पे 4C3 हो गया है। अब ए को शामिल कर लो यहाँ पे, हर जगह ए आ गया, यहाँ पे 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 ए आ गया। तो बच्चों 4C2 तरीके ही तो हुए ना, अगर ए को इंक्लूड करोगे तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 4C3 प्लस 4C2। अब बच्चों समझ में आ गया आपको? अच्छे से बताओ, क्या ये आपको रीजनिंग समझ में आ गई? यस नो में जवाब दे दो। सब लोग जवाब दें, बोलें क्लियरली। अर्थ, केसो का जवाब आ गया, अर्थ है। हाँ, अर्थ बताओ, आप बताओ। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो अगर आपके पास है 12 लोग हैं, तो 12C4 किसके इक्वल होगा? 11C3 प्लस 11C4, ऐसे। 100 लोग हैं मान लो, 100C10 किसके इक्वल होगा? 99C10 प्लस 99C9, ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे मिल गए, तो आई थिंक आई कैन मूव ऑन। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट कैन आई से, और ये प्रॉपर्टी मैंने कल प्रूव किया था बच्चों, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। बच्चों थोड़ा बहुत मैं आपको कमेंट कर दूं, इसके ऊपर कमेंट कर देता हूं थोड़ा बहुत। देखो बच्चों, अगर आपके पास 10 लोग हैं, और बच्चों 10 में से अगर आप 4 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो 10C4। लेकिन बच्चों अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 10 लोग हैं, मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये 10 लोग हैं। जब इनमें से 4 लोगों को सिलेक्ट करोगे, किसी भी 4 लोगों को ले लो, मान लो A1 को, A2 को, A3 को और A4 को आपने ले लिया, तो क्या 6 लोगों को आप छोड़ नहीं रहे हो? तो बच्चों जितने तरीके से आप 4 लोगों को सिलेक्ट करोगे, उतने ही तरीके से आप 6 लोगों को छोड़ दोगे। तो इसलिए 10C4 किसके इक्वल होगा बच्चों? 10C10 के इक्वल होगा। मैं आपको और समझाता हूं बच्चों। मान लो 10 में से बच्चों आपको 10 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो एक तरीके से सिलेक्ट करोगे, और 10 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो बच्चों 10 में से 0 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे? 10 में से 10 लोगों को छोड़ दो। तो यानी 10 में से आपने 0 लोग, तो 10 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब बच्चों क्या हुआ? 10 में से 10 को छोड़ देना। तो 10 में से 10 को सिलेक्ट करना और 10 में से 0 को सिलेक्ट करना, क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? और ये दोनों की वैल्यू 1 होगी। 10 में से मान लो बच्चों आप 9 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो 9 लोगों को ले लोगे तो एक तो छूटता चला जाएगा ना। तो जितने तरीके से आप 9 लोगों को लोगे, उतने ही तरीके से एक छूट भी जाएगा। तो इसलिए 10C9 किसके इक्वल होगा? 10C1 के इक्वल होगा। तो NCR बच्चों किसके इक्वल होगा? NCN माइनस R के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका प्रूफ भी होगा कि 10C0 इज इक्वल टू 1, वाई 10C0 इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ भी हो गया। और इसीलिए बच्चों हम लोग लेते हैं, जब हम बात करते हैं, तो देखो बिगिनिंग में तो हम बात करते हैं बच्चों कि अगर आपके पास
n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से r लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको समझाया था कि आप r बॉक्सेज बना लो और ये n तरीके से बॉक्स को भरोगे n-1 और n-r+1, तो n इंटू n-1 एंड सो ऑन n-r+1 ये आ जाएगा। ये npr भी बोलते हैं इसको। और फिर इसको डिवाइड करो r फैक्टोरियल से, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आपने बोला था कि ncr इज इक्वल टू npr अपॉन फैक्टोरियल r, ये सब बोला था ना। लेकिन इसमें r जो था वो नंबर ऑफ बॉक्सेज को सिलेक्ट कर रहा था, तो r 0 तो हो नहीं सकता है। लेकिन आपने अलग से देखा कि nc0 इज इक्वल टू चूजिंग 0 people out of n people is also equal to not choosing n people out of n people, and that is 1. तो nc0 की वैल्यू क्या आ गई आपको? फाइनली मिल गई 1 मिल गई। तो इस तरीके से आपने एक फॉर्मूला बना लिया कि ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r लेस देन इक्वल टू n एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये होता है। पहले आपने फॉर्मूला डिराइव किया था इसके लिए r इज लेस देन n एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 1, लेकिन देखा कि 0 भी रखने पे फॉर्मूला वही फॉर्मूला बना रहता है, इसलिए फाइनली आप इस कंक्लूजन पे आ गए। अच्छा, कई बार बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं, ये तो प्रूफ हो ही गया। NCA is equal to NCB, then so that A is equal to B or A plus B is equal to N, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब देखो 10C3 is equal to 10C मान लो जो है बच्चों, अगर आपके पास मान लो 7 है तो ये 7 क्या है का सम क्या है? 10 के इक्वल है। देखो यहाँ पे A और B का सम क्या होगा? N के इक्वल होगा, या 10C3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर NC बच्चों A NCB के इक्वल है तो यार एक B के इक्वल होगा, तब तो बिल्कुल इक्वल हो ही गया। या B क्या होगा? B होगा N माइनस A, तो A प्लस B क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो ये बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार बनेंगे, हमारे सामने आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, और उसको कैसे डील करना है मैंने आपको समझा दिया। और नंबर ऑफ डायगोनल्स वगैरह वाली बात बच्चों, तो ये सब लिख लो, सो दैट द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a n-sided polygon is nc3 minus n is equal to n into n minus 3 by 2। ये लिख लो आप। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं बच्चों आपको देना चाहता हूं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट from 10 persons if a particular person is always excluded and be included। तो ये भी बच्चों आप कर लोगे। एक आध जब आप क्या होगा, अगर आप बच्चों 10 में से अगर 4 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो और एक पर्टिकुलर पर्सन हमेशा सिलेक्ट किया जाता है बच्चों, तो आप क्या करोगे? 10C 9C, आप बच्चों क्या करोगे? ध्यान से समझो। आप करोगे 10 में से बच्चों 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन हमेशा जो है एक्सक्लूड किया जाता है, तो 9C3 होगा, 9C4 होगा। एंड बी, क्योंकि उस पर्सन को बाहर निकाल दो, 9 लोग बच गए और 4 लोगों को सेलेक्ट कर लो। दूसरा, वो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा उसमें शामिल रहता है, तो फिर इस केस में भी उसको अलग कर लो। तो 10 में से कितने लोग बच गए? 9, और 9 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करो और उनमें से एक को आकर ला करके शामिल कर दो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों मैं आपको इसी में कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, चलो। सो दैट NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCN is equal to 2 की पावर n। This is so amazing।
बच्चों NC0 प्लस NC1 प्लस NCn इक्वल टू 2 की पावर n। अब इसको कैसे देखो जस्टिफाई किया जाए, कैसे इसको समझा जाए, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों देखो, इसको कैसे आप विजुलाइज करोगे? ध्यान से समझो। बच्चों मान लो आपके पास n बॉक्सेज हैं, ठीक है, n बॉक्सेज है। और बच्चों मान लो आपके पास या इसको बच्चों इस तरीके से समझो, आपके पास मान लो कोई सेट है, सेट जिसमें बच्चों n ऑब्जेक्ट्स हैं। कंसीडर अ सेट A is equal to A1 A2 AN, इसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। कई तरीके से इसको हम बच्चों थिंक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि कोई सेट है, ये मुझे ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। अब बच्चों n ऑब्जेक्ट्स होने का मतलब ये हुआ कि ये कोई सेट है जिसमें n ऑब्जेक्ट हैं, और मान लो बच्चों A इसका सबसेट है। ये बच्चों मान लो x, इसको x ले लो, x ले लो, और इसको A ले लो, A सबसेट है। तो बच्चों जो इसके सबसेट्स होंगे, जैसे A मान लो अगर मैंने ये ले लिया A1 A2, तो ये x का सबसेट है। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, मैंने ले लिया, मान लो A को ले लिया, एक वेरिएबल है, वेरिएबल सेट है, सबसेट है। मान लो मैंने ले लिया A1 A2 A3 ले लिया। तो बच्चों ये बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स, तो आप क्या बोलोगे कि सर n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? NC1 तरीके से। तो बच्चों n सबसेट्स होंगे जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा, A1 A2 और इस तरीके से AN। फिर दो दो ऑब्जेक्ट वाले कितने सबसेट्स होंगे? सो दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू चूजिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो A1 A2 ले लिया, A1 A3 ले लिया, और इसका सेट कैसे बनेगा? A1 A2। इसका सेट कैसे बनेगा? A1 A3। और सेट में बच्चों आर्डर तो होता नहीं है, सेट के ऑब्जेक्ट्स के बीच में आर्डर नहीं होता है। ये सेट मान लो 2 3 कोई सेट है, ये 3 2 सेट के बराबर है, तो NC2 हो गया। और इस तरीके से बच्चों आ जाएगा ये NCN। और एक ऐसा सेट जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो भी हर सेट का सबसेट होता है, तो NC0। और आपने देखा हुआ है पहले कि किसी सेट में बच्चों अगर n ऑब्जेक्ट हैं तो उसके कुल कितने सबसेट्स होते हैं? 2 की पावर n। प्रूफ हो गया कि नहीं होगा? सो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n बच्चों कैसे आता है? ये भी क्वेश्चन तो है ना कि 2 की पावर n डायरेक्टली कैसे इसको आपने लिखा? तो एक तो लॉजिक मैं दे रहा हूं कि मैंने सेट में आपको बताया था कि किसी सेट में अगर n ऑब्जेक्ट है तो 2 की पावर n सबसेट होते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। वहां पे भी मैंने बताया था, समझाया था आपको, लेकिन मैंने वहां पे बोला भी था कि ये चैप्टर जब आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं चलो यहाँ पे आपको एक बार और समझा देता हूँ, वहां पे भी मैंने कोशिश किया था। तो बच्चों देखो, आपका जो A1 है
A1 के पास बच्चों कितनी चॉइस है? A1 के पास बच्चों दो चॉइस है, या तो ए में आएगा या ए में नहीं आएगा। तो A1 बच्चों, A1 दो तरीके से जा सकता है, या तो ए के अंदर रहेगा या ए के, या तो देखो बच्चों ये सेट है, ये तो पूरा एक्स सेट है, तो ए तो हमेशा इसके अंदर ही है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए के अंदर भी हो सकता है और ए के बाहर भी हो सकता है। A1 यहाँ पे होगा या A1 यहाँ पे होगा। A1 यहाँ पे होगा तो ओ सेट का मेंबर हो गया, ए का मेंबर हो गया। तो A1 के पास दो चॉइस है बच्चों, A2 के पास भी दो चॉइस है, A3 के पास भी दो चॉइस है, AN के पास भी दो चॉइस है, और सभी एलिमेंट्स को या तो अंदर रहना है या बाहर रहना है, तो सभी को कहीं ना कहीं जाना है बच्चों। तो 2 की पावर n। समझ में आ रही है बच्चों बात ये? तो 2 की पावर n टोटल सबसेट्स होंगे और ये 2 की पावर n के इक्वल हो गया। जैसे बच्चों अगर मान लो अगर आपसे ये पूछा जाता, एक क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन ये होता, लेट x इज इक्वल टू A1 A2 AN be a set, let A comma B be any two subsets of X such that A intersection B is equal to phi। मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं है। How many such pairs A comma B are there? इस ऐसे कुल कितने पेयर्स हैं बच्चों? और बच्चों तो ऐसे कुल कितने आर्डर्ड पेयर्स हैं, मतलब ए और बी का आर्डर मैटर करता है। तो आप बोलोगे बच्चों यहाँ पे इसका रीजन यही दोगे, सच आर्डर्ड पेयर, यहाँ पे बच्चों मैं यूज कर लूं तो ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए। सच आर्डर्ड पेयर्स आर देयर, तो देखो इसका इंटरप्रिटेशन ये जो है बच्चों, ये जो है ना पिछली वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको और बेटर तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने जैसा बताया, बच्चों ये सेट एक्स है और ए कोई सेट है, सबसेट है इसका, और बी भी कोई सबसेट है, और ए और बी में कोई ओवरलैप नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, ऐसे ऐसे नहीं, फिर ए और बी में कॉमन आ जाएगा। अब बच्चों A1 के पास कितनी चॉइस है? A1 के पास, A1 के पास बच्चों अब तीन चॉइस है, वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो हर ऑब्जेक्ट के पास बच्चों तीन चॉइस है, ये ए है और ये बी है। तो टोटल सच ordered pairs AB will be equal to 3 की पावर n, क्योंकि अब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? तीन चॉइस है। A1 के पास तीन चॉइस है, A2 के पास भी तीन चॉइस है, A3 के पास भी तीन चॉइस है, A4 के पास भी तीन चॉइस है। तो 3 की पावर n होगा, और यहाँ पे जब बात सबसेट की आती है तो 2 की पावर n होगा। समझ में आया बच्चों बात? बोलो आपको समझ में आ गया ये बात? आप एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो। देखो एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास बच्चों x है 1 2, मान लो मैंने ये ले लिया। अब बच्चों मैं ए को और ए और बी को देखो लेता हूं। ए को मैंने बच्चों मान लो ले लिया 1 और बी को 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 1 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 1 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 5 ले लिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और देखो इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 2 ले लिया, और इसको भी 5 ले लिया, इसको भी 5 ले लिया। तो कुल कितने चॉइसेस हैं देख लो, टोटल 9 चॉइसेस। 3 की पावर 2 दैट इज 9। अब तो बोल दो कि समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको। डिड यू गेट इट बच्चों? क्वेश्चन अगर ये है कि कोई सेट है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं एंड ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स,
So how many such ordered pairs A, B and A comma B are there? बोलो, बाकी जनता भी बोले, डरे मत, फिर से समझा दूंगा अगर डर लग रहा है इसे तो। थोड़ा सा बच्चों एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो बच्चों आज की क्लास में 90% चीजें तो मैंने बेसिक बताई, बोर्ड लेवल की चीजें बताई, एनसीईआरटी लेवल की चीजें बताई। ये जो है, जो लास्ट में मैंने ये जो बताया, इसको आप 10% में कंसीडर कर लो, जो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा। अब बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक्सरसाइज 7.4 बहुत आराम से कर लोगे, और जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं वो भी आप कर लोगे। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है, ट्रस्ट है आपके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।